तो आज हम अपने चैनल पर एक न्यू मानवा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ये मानवा काफ़ी हद तक सोलो लेवलिंग जैसी है, तो अगर आपको सोलो लेवलिंग मानवा अच्छी लगती है तो आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, मानो जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा हो उसे मारने के लिए। तभी उसका पैर किसी चीज़ से अटकता है और जिसके कारण वह गिर जाता है, और जब वह उठता है तो उसके सामने वो सारे किलर्स खड़े होते हैं जो उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और वो लड़का उनसे कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथों पर शुरू से ही नाच रहा था? और उनमें से एक बंदा कहता है कि तुमने इतनी दूर आने में बहुत मेहनत करी होगी, तभी तो तुम्हें इतनी देर हो गई है। वेल डन प्रिंस ट्योल। दूसरा बंदा कहता है, इसके पीछे दौड़ते दौड़ते तो मुझे नींद आ गई है। प्रिंस ट्योल अपने मन में कहता है कि अब मेरे अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं यहाँ से बचकर भाग सकूं। आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तो अपने आप को एकेडमी में भी एनरोल नहीं कर रहा हूँ। उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर तुमने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी है या फिर तुम्हारे पास कोई मार्शल आर्ट की टेक्निक नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें पता होना चाहिए था प्रिंस ट्योल। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास राजगद्दी पाने का एक अधिकार है उसके कारण हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रिजन ब्लड है, गरीब का खून। क्योंकि तुम्हारा खून का रिश्ता उससे है इसलिए हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। प्रिंस ट्योल कहता है, प्रिजन ब्लड? ये तो मेरी माँ का खून है, ये मेरी माँ की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? और वो मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो मैं अपनी आखिरी सांस तक यहाँ लड़ूंगा। वो आदमी कहता है, क्या तुमने वॉरियन जंग से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है? नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने उससे ट्रेनिंग ली होगी। तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम अपनी ब्लड लाइन को प्रूफ करना चाहते हो। तुम्हें मारने में बहुत मज़ा आएगा। और तभी वो बंदा अपने साथियों से कहता है, चलो सभी एक साथ मिलकर इस पर हमला करते हैं। और सारे बंदे प्रिंस ट्योल की तरफ बढ़ जाते हैं और सारे प्रिंस ट्योल पर मिलकर हमला करने लगते हैं। पर प्रिंस ट्योल ज़्यादा देर तक उनके हमलों को डिफेंड नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका डैगर भी उसके हाथ से गिर जाता है। तभी उनमें से एक बंदा प्रिंस ट्योल को उसके गले से पकड़ के उठा लेता है और वो बंदा कहता है, क्या तुम्हारा ड्रामा इतनी देर का था बस? तभी उन किलरों में से एक बंदा कहता है कि वहाँ से जल्दी से हटो। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उतने समय में ही प्रिंस ट्योल ने उस बंदे के गर्दन में दूसरा डैगर घुसा दिया था, जिसके कारण वह बंदा तुरंत मर जाता है और प्रिंस ट्योल उसके पकड़ से छूट जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है, आखिर इस बंदे ने हम में से एक को कैसे मार दिया जबकि इसको मार्शल आर्ट भी नहीं आती। और वो बंदा दौड़े दौड़े प्रिंस ट्योल की तरफ आता है और कहता है, आखिर हमने तुम्हें इतने हल्के में क्यों ले लिया? फिर वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को प्रिंस ट्योल के पेट में घुसा देता है और उसके ऊपर पैर रख देता है। तुम्हारे पेट में एक होल है और उस पर मैंने अपना पैर रख रखा है, बताओ तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? प्रिंस ट्योल चिल्लाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे पता था कि मैं इन सभी को अकेले नहीं मार पाऊंगा और मैं उस टेक्निक को दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आखिर क्या यही मेरा अंत है? चलो कोई बात नहीं, मैंने उनमें से एक को मार ही दिया है वैसे भी। तभी वहाँ से एक लाइट गुजरती है और जो बंदा प्रिंस ट्योल के पेट पर पैर रखकर खड़ा होता है उसमें एक बड़ा सा होल हो जाता है और वहाँ एक नीले कपड़ों में एक बंदा खड़ा होता है। उनमें से एक बंदा उस नीले बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम कौन हो? और तभी वो भी मर जाता है और उसके साथ साथ जो बाकी बंदे खड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। पर उनमें से एक बंदा बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो नीला बंदा अपने हाथ को ऊपर करता है और उसी के साथ वो बंदा भी वहीं मर जाता है। और उन किलर की ये हालत देखकर जो हमारा प्रिंस ट्योल होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर उसका ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो जाता है जिसके कारण वह बेहोश होने लगता है। तभी वो बंदा कहता है, लगता है हमारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में हैं, बल्कि भले ही वो मरने वाले हैं। पर प्रिंस ट्योल अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा पागल हो गया है जो मुझे अपना एंसेस्टर कह रहा है? हम लगभग एक ही उम्र के हैं और मुझे अपना एंसेस्टर कह रहा है। तभी वो बंदा कहता है, लगता है मुझे अपना प्लान बदलना पड़ेगा, वो आ रहे हैं और साथ ही आप मरने वाले हो। साथ ही वो प्रिंस ट्योल के कान में कहता है, एंसेस्टर मेक श्योर करना कि आप अपने कार्य को पूरा कर लें, वरना आपके डिसेंडेंट की लाइफ बिल्कुल बेकार हो सकती है। मैं आपको ये चलाना सिखाना तो चाहता था, पर मेरे पास इतना समय नहीं कि आपको मैं ये सिखा सकूं, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। प्रिंस ट्योल अपने मन में सोचता है, कितना वाहियात और पागल बंदा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था मुझसे ये। अचानक प्रिंस ट्योल के दिमाग में आवाज़ आने लगती है,
प्रिंस च्योल इस आवाज़ को सुन के बिल्कुल घबरा जाता है और वो कहता है, ये क्या आवाज़ थी? क्या मरने से पहले ऐसे ही महसूस होता है? ये क्या था अभी जो मेरे साथ हुआ? बहुत समय पहले जियांग के फाइटर्स ने मार्शल आर्ट का उपयोग किया ताकि वे अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके अपने दुश्मनों से। परंतु समय के साथ साथ ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगे। मार्शल आर्ट और भी ग्रो होते होते बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें सिंपल फॉर्म सेज मूवमेंट्स बन गए और ब्रीदिंग टेक्निक्स इंटरनल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करी जाने लगी। लोगों ने अपने टीचिंग्स और टेक्निक्स को आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को पास करना शुरू कर दिया ताकि मार्शल आर्ट आगे और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। जो बाकी लोग थे जिन्होंने मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया था, वो नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए और उन्हें मुरीम पीपल्स कहा जाता था। जो फाइटर्स मुरीम के नक्शे कदमों पर चलना चाहते थे, उन्होंने आगे चल के क्लासेस बनाई और वे क्लासेस जस्टिस और ईवल बन गईं। उनमें से एक क्लास थी जिसको ना तो जस्टिस से कोई मतलब था ना तो ईवल से, उसे तो सिर्फ ताकत से मतलब था, जो आगे जाकर डिमोनिक कल्ट के नाम से जाने लगी थी। और डिमोनिक कल्ट की नाजायज़ औलाद हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस च्योल ही है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रिंस च्योल के ऊपर, जो अपनी बेहोशी की हालत से अब जाग चुका है और वो कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? पर मेरे पेट में पूरी तलवार घुस गई थी और मैं मर गया था। प्रिंस च्योल कहता है, आखिर मेरे शरीर में से इतना पसीना क्यों आ रहा और ये मेरे शरीर पर काले काले धब्बे क्या बन चुके हैं? अचानक उसके मन में एक आवाज़ आती है और वो उससे कहती है, क्या तुम उठ चुके हो मास्टर? और प्रिंस च्योल बिल्कुल घबरा जाता है और वो उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो? पर मेरे पास कोई भी नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और जो सिस्टम की आवाज़ होती है वो कहती है, शांत हो जाओ मास्टर। और प्रिंस च्योल सोचता है, क्या ये टेलीपैथी है? नहीं, टेलीपैथी ऐसी नहीं होती, वो थोड़ी अलग होती है। प्रिंस च्योल अपने मन में कहता है, क्या ये आवाज़ डायरेक्ट मेरे दिमाग में जा रही है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आवाज़ जो डायरेक्ट मेरे मन में जाए। और हम अब से इसको सिस्टम बोलेंगे और सिस्टम प्रिंस च्योल से कहता है, तुम सही हो मास्टर। प्रिंस च्योल दोबारा कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि आखिर तुम कौन हो? सिस्टम कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो चुका हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं 7th जनरेशन की नैनो मशीन हूँ, स्काई कॉर्पोरेशन की। प्रिंस च्योल चिल्लाता है, आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? सिस्टम कहता है, मैं 7th जनरेशन की नैनो मशीन हूँ। प्रिंस च्योल कहता है, नैनो ईवल गॉड? और जो मशीन होती है वो कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही हैं। और प्रिंस च्योल अपने मन में सोचता है, ये तो ईवल गॉड के बारे में बात कर रहा है जो डिमोनिक कल्ट में है। प्रिंस च्योल अपने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, सच में? क्या तुम ईवल गॉड हो? हमारा सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं। बूढ़ा आदमी डॉक्टर बैंक है और दूसरा उसे प्रिंस च्योल के कमरे का रास्ता बता रहा है। डॉक्टर बैंक कहते हैं, क्या ये एक असैसिन अटेम्प्ट था? और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, आए दिन असैसिन अटेम्प्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। डॉक्टर बैंक कहते हैं कि ये बहुत चमत्कारी वाली बात है कि प्रिंस च्योल वहाँ से बच पाए। जैंग कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने प्रिंस च्योल की मदद करी थी, पर मुझे ये नहीं पता कि किसने प्रिंस च्योल की मदद करी थी। डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम इन निशानों को देखकर बता सकते हो कि वहाँ क्या हुआ था? जैंग कहता है, जब मैं वहाँ गया तो वो मंदिर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। वहाँ पर लोग जो मरे पड़े थे उनकी अपर बॉडी गायब थी, लोअर बॉडी ऐसे ही पड़ी थी। और तो और वो सारे के सारे डिमोनिक कल्ट के मेंबर थे, पर उनमें से एक बंदा था जिसकी गर्दन में डैगर घुसा पड़ा था, जो कि मैंने प्रिंस च्योल को दिया था। और अचानक मुझे वहाँ पर किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ प्रिंस च्योल बिल्कुल खून से लथपथ पड़े थे। पर तभी डॉक्टर बैंक बीच में कहते हैं कि उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं थे। और जैंग कहता है कि हाँ, और उनकी सांसें ऐसे चल रही थी कि जैसे वो सो रहे हों, और उनके कपड़े भी फट रहे थे जैसे मानो कि उनके अंदर स्वॉर्ड घुसाई हो, पर उनका शरीर में कोई भी घाव नहीं था। और डॉक्टर बाइक सोचते हैं, आखिर किसने उनकी मदद करी थी? कल्ट लीडर तो इन चीज़ों में शामिल नहीं होंगे और मुझे समझ भी नहीं आ रहा। और वो हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जल्द से जल्द मुझे प्रिंस च्योल के रूम में लेकर चलो। हमारा सीन प्रिंस च्योल की ओर शिफ्ट होता है और प्रिंस च्योल कहता है, क्या आप ही वो थे जिसने मेरी जान बचाई थी गॉड? पर सिस्टम कहता है कि नहीं, मैंने आपको दुश्मनों से नहीं बचाया था, पर मैंने आपको सेल्फ हीलिंग मोड में ज़रूर घेरा था।
प्रिंसिपल कहता है सेल्फ हीलिंग मोड, ये क्या होता है? तभी सिस्टम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल के माइंड में गेर देता है और वो बाकी के वर्ड को भी फाइंड करने लगता है। तभी सिस्टम प्रिंसिपल से कहता है कि मैं कोई इवल गॉड नहीं हूँ जो कि आप समझ रहे हैं। प्रिंसिपल अपने मन में सोचता है कि आखिर इसकी टोन इतनी जल्दी कैसे बदल गई। अगर तुम इवल गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो? सिस्टम कहता है मैं आपके माइंड में बेसिक इन्फॉर्मेशन गेर रहा हूँ ताकि आप मुझे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। क्या आप उनको एक्सेप्ट करते हो? प्रिंसिपल हाँ कर देता है। अचानक प्रिंसिपल वॉमिट करने लगता है और सिस्टम कहता है ये एक नेचुरल रिएक्शन है। जब भी किसी के माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है तो उसके साथ ये होता है, पर अगली बार से नहीं होगा। प्रिंसिपल कहता है मेरा सर घूम रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हो गया? तभी प्रिंसिपल कहता है नैनो मशीन्स, क्या मेरे शरीर में बहुत सारी नैनो मशीन्स लगी हुई हैं? और सिस्टम कहता है कि हाँ, आपके शरीर में काफ़ी सारी नैनो मशीन लगी हुई हैं। प्रिंसिपल कहता है ना तुम भगवान हो ना तुम इंसान हो, आखिर तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हें अपने शरीर से निकाल सकता हूँ? सिस्टम कहता है मैंने वो इन्फॉर्मेशन पहले आपके माइंड में गेर दी है कि जब तक आप नहीं मरोगे तब तक मैं आपके शरीर से नहीं निकल सकता। प्रिंसिपल कहता है मेरे सारे हाफ ब्रदर्स मुझे मारने के लिए उतावले हैं और अचानक की मशीन भी मेरे शरीर में आ गई। आखिर मेरे साथ ये क्या क्या हो रहा है? तभी डोर पर जेंग नॉक करता है और कहता है कि डॉक्टर प्रिंसिपल सिस्टम से कहता है तुम बिल्कुल चुप रहना वरना सभी को लगेगा कि मैं बिल्कुल पागल हूँ। और सिस्टम कहता है कि आप अपने माइंड से ही मुझसे बातें कर सकते हो और मैं आपके थॉट्स को पढ़ सकता हूँ और आपसे बातें कर सकता हूँ। प्रिंसिपल उससे कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहना और उसके बाद सिस्टम अपने आप को साइलेंट मोड में घेर लेता है। तभी वो दोनों प्रिंसिपल के रूम में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि प्रिंसिपल सो रहा है। जेंग जाकर प्रिंसिपल को उठाता है और कहता है ये आप में से अजीब सी बदबू क्या आ रही है? प्रिंसिपल अपने मन में कहता है अरे मैं तो उसके बारे में भूल गया था। डॉक्टर बाइक प्रिंसिपल से पूछते हैं क्या मैं आपको याद हूँ? प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, जब मेरी मदर बीमार थी तो आपने ही उनका इलाज किया था। तभी डॉक्टर बाइक प्रिंसिपल की पल्स चेक करने लगता है और वो कहता है ये तो बहुत अजीब है। जैंग पूछता है क्या हुआ, क्या प्रिंसिपल के लिए कुछ बुरी खबर है? डॉक्टर बाइक कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रिंसिपल के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैंग पूछता है आप क्या कह रहे हैं? तभी डॉक्टर भाई कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी पूरी अंदर से क्लीन हो चुकी है और तुम्हारा एनर्जी फ्लो भी चालू हो गया है। क्या तुमने कोई दवाई ली थी? और अब तुम्हारे पास बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है मार्शल आर्ट के लिए। ये बात सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाता है। प्रिंसिपल अपने मन में कहता है अच्छा, तो ये सारी मेरे शरीर की इम्प्रायोरिटी थी जो कि नैनो मशीन ने निकाल दी है। नैनो मशीन कहता है कि हाँ, ये आपके शरीर की इम्प्रायोरिटी थी जो कि मशीन ने निकाल दी है ताकि आपकी बॉडी परफेक्ट बॉडी मार्शल आर्ट के लिए बन जाए। प्रिंसिपल कहता है कि क्या तुम सच्ची में श्योर हो कि तुम एक ईवल गॉड नहीं हो, वरना ऐसे कारनामे तो सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। डीमन कल्ट को काफ़ी सारी फैमिली और काफ़ी सारी क्लैनों ने मिलकर बनाया था, पर उनमें से जो 6 क्लैन थे जो मेन थे उनके नाम थे डार्क क्लैन, स्वॉर्ड क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, पॉइजन क्लैन, साउंड क्लैन और लास्ट था ब्लेड क्लैन। और जो 6 क्लैन के लीडर हैं वो एक संबंध से जुड़े हुए हैं कि उन्हें सभी क्लैन की वुमेन से शादी करनी पड़ेगी और उनका उत्तराधिकारी देंगे और उनका उत्तराधिकारी उनके ही क्लैन में बड़ा होगा। जब वो बच्चा एक सर्टेन एज पे पहुंच जाएगा तो वह डिमोनिक एकेडमी में चले जाएगा। डिमोनिक क्लैन हर 10 साल में ओपन होता है और जो डिमोनिक क्लैन के हेड हैं वो सारी जनरेशन में से सबसे बेस्ट वॉरियर को ढूंढते हैं। जब कंपटीशन का परेड आता है सारे प्रिंस एक दूसरे से लड़ते हैं और जो हेड की सीट होती है मतलब राजगद्दी, उसके लिए वो एक दूसरे से फाइट करते हैं कि अगला हेड कौन बनेगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है चियोल पर, जो कि अपने मन में सिस्टम से बातें करता है और कहता है क्या तुम सच में एक ईवल गॉड नहीं हो? सिस्टम कहता है कि नहीं मास्टर, मैं एक ईवल गॉड नहीं पर मैं एक मशीन हूँ। चियोल अपने मन में सोचता है डॉक्टर बाइक पॉइजन क्लैन से बिलोंग करते हैं, मुझे अपने सिस्टम के बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए। और सिस्टम बाद में कहता है आज की दुनिया मेरी प्रेजेंस महसूस नहीं कर सकती। डॉक्टर बाइक कहते हैं
कि ये तो सच है कि उसकी किसी ने मदद करी है पर उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है, पर मैं उसे एक टॉनिक दे रहा हूँ। और ये सुनकर जेंग उनको थैंक यू कहता है। और जब डॉक्टर बाइक जाने लगते हैं तो जेंग कहता है, क्या तुम जा रहे हो? मैं तुम्हें चलो छोड़ के आता हूँ। डॉक्टर बाइक कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगा, तुम अपना ध्यान प्रिंस च्योल की तरफ रखो। और जब डॉक्टर बिग कमरे से बाहर आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अजीब है, उसकी प्रेजेंस इतनी अलग कैसे हो गई कि बहुत पहले की बात है। मुझे लगता था कि प्रिंस च्योल यहाँ से चले जाएंगे और वहाँ जाके उन्हें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास मार्शल आर्ट की कोई भी नॉलेज नहीं थी और साथ में उनकी एक वीक बॉडी। आखिर वो लॉर्ड का नाजायज़ बेटा जो है, क्या वो अब तक प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक वीक है? अगर लॉर्ड ने उसकी मदद करी होगी तो इसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद डिमोनिक एकेडमी शुरू हो जाएगी। च्योल अपने मन में कहता है, मैं आखिर नहीं पकड़ा गया, लगता है मेरा कोई रीज़न तो होगा कि मैं अब तक ज़िंदा हूँ। और साथ में गार्ड जेंग को भी थैंक यू। भले ही मेरी मदद नैनो मशीन ने करी थी, पर अगर जेंग सही समय पर नहीं आते, पता नहीं उस समय क्या हो जाता। और वो उसे उठकर थैंक यू कहता ही है, इतने में जेंग उसे टोक कर कहता है कि मास्टर पहले आप नहा लीजिए। और हमारा सीन शिफ्ट च्योल की ओर होता है जब वो नहा रहा होता है। च्योल कहता है, हे नैनो, और सिस्टम कहता है, यस मास्टर। और च्योल कहता है, सिस्टम, तुमने बताया था ना जब मैं बेहोश हो गया था तो तुमने सेल्फ हीलिंग मोड इस्तेमाल करा था जिससे मैं बिल्कुल हील हो गया था। दरअसल वो कितना हील कर सकता है? सिस्टम कहता है, जब एक्सटर्नल फोर्स से इंटरनल और एक्सटर्नल डैमेज पड़ता है तो इस पर इम्पैक्ट देने पर वो जल्दी रिकवर हो जाता है और उसको समय लगता है, क्योंकि जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे समय ज़्यादा लगता है। च्योल अपने मन में कहता है, सच में तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाती हैं? च्योल कहता है, क्या ये सही रहेगा कि मैं इसको अपने ऊपर एक बार ट्राई कर लूं? और वो उसके बाद अपना हाथ काट लेता है एक चाकू से। और अपना हाथ काटने के बाद वो कहता है कि आउच, ये तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और सिस्टम कहता है कि सेल्फ हीलिंग मोड को ऑन कर दिया है और उसका हाथ बहुत जल्दी हील हो जाता है। च्योल कहता है, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है पर मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, पर मुझे ये पता है कि ये काम करता है। च्योल सिस्टम से कहता है, सिस्टम, जितने भी तुमने मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन घेरी थी, क्या मैं उसको चेकआउट कर सकता हूँ? सिस्टम कहता है कि हाँ मास्टर, आप उसको कर सकते हो। और च्योल कहता है कि अच्छा, मैं नहाने के बाद उन सभी को चेकआउट करूँगा। और जब नहाने के बाद प्रिंस च्योल अपने शरीर को देखता है तो एकदम दंग हो जाता है और कहता है, क्या नैनो, ये तुमने करा है? मतलब सिस्टम, या क्या तुमने करा है? मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा मस्कुलर कैसे हो गई, पहले तो नहीं थी। और मशीन कहती है, मतलब सिस्टम कहता है कि हाँ, मैंने आपकी बॉडी को फिर से इनकार्नेट करा है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो कि प्रिंस च्योल को कपड़े पहनाने आती है और प्रिंस च्योल कपड़े पहनते पहनते नैनो मशीन से बात करता है। और सिस्टम प्रिंस च्योल से कहता है कि साइंटिफिकली तो ये इम्पॉसिबल है कि किसी की भी बंदे की इंटरनल और उसको बिल्कुल हील कर देना, पर मैं आपकी बॉडी के साथ ये कर सकता हूँ। प्रिंस च्योल उससे कहता है कि जिन शब्दों का तुम इस्तेमाल करते हो, ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल बेकार है। और प्रिंस च्योल कपड़े पहनने के बाद मशीन को लेकर आता है और कहता है कि हाँ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। और नैनो मशीन कहती है कि एक किताब उठा और उसके पन्नों को पलटते रहो। प्रिंस च्योल कहता है, क्या मैं उसके पन्ने पलटता रहूं? नैनो मशीन, तुम सही तो कह रहे हो ना? और सिस्टम कहता है कि हाँ। प्रिंस च्योल कहता है, क्या ये बुक? ये तो मार्शल आर्ट और ची पर है और इसके 3 मेथड हैं ब्रीदिंग के, जो कि हमारे बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। पर अगर तुम इसको लगातार 3 सालों तक भी ट्रेन करते हो तो तुम इसके लोएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। और इससे अच्छा है कि मैं ब्लड पॉइंट्स को पढ़ लूं। और नैनो, अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। सिस्टम कहता है कि हाँ, आप स्टार्ट करिए। च्योल जोर जोर से उन पन्नों को पलटता है। च्योल कहता है कि मैंने सारे पन्नों को पलट दिया है। सिस्टम कहता है कि मैंने सक्सेसफुल उसको पूरा स्कैन कर लिया है, ब्लड प्रेसेज बुक को। और सिस्टम उसके माइंड में उस इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए पूछता है। च्योल नैनो से कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने इसको पूरा कॉपी करके स्कैन कर लिया है और तुमने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है? और नैनो कहती है कि हाँ, मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में चाहिए? क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो? प्रिंस च्योल कहता है कि हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ।
और जब प्रिंसिपल के माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही होती है तो उसको थोड़ा उल्टी जैसा फील होता है, पर उसे उल्टी नहीं आती। सिस्टम कहता है कि आपके माइंड में सक्सेसफुली पूरी इंफॉर्मेशन जा चुकी है। च्योल कहता है कि अब क्या करना है। सिस्टम कहता है कि आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना है, वो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगी। प्रिंस च्योल अपने मन में सोचता है ब्लड पॉइंट्स। ब्लड हमारे खून में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो कि हमारी नसों में बहकर जाता है, जो कि आर्टिस्ट है ब्लड का। आसान भाषा में कहूँ तो वो ब्लड है, जिसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर हम उनको इमोबली अलग अलग करें तो उससे बंदे की जान भी जा सकती है। और जो प्रिंस च्योल बोल रहा होता है वो सेम ही किताब में लिखा होता है। ये सब सोचकर और बोलकर प्रिंस च्योल बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो बहुत खतरनाक था। और वो कहता है मैं तो बिल्कुल इसे पूरे तरह से सीख गया हूँ। सिस्टम कहता है कि मैंने सारी आपके माइंड में भेज दी है। इसमें जो भी करप्शन थी, मतलब जो भी खराब था, उसको मैंने ठीक करके आपके माइंड में गेड़ दिया है। प्रिंस च्योल कहता है क्या इसमें कुछ खराबी थी, क्या उसने गलत नहीं रखा था? सिस्टम कहता है कि हाँ, जिस टाइम से मैं आया हूँ उसके हिसाब से ये गलत था, तो मैंने उसे ठीक कर दिया है। चियोन कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं दुनिया की सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट को भी सीख सकता हूँ। पर बाकी के 6 क्लैन के जो प्रिंस हैं, उन्होंने तो 6 साल की उम्र से ही सब कुछ सीखना चालू कर दिया था। उन्हें तो बहुत कुछ आता है, पर जब मैं उन्हें देखकर सीखने की कोशिश करता था तब तो मुझे कुछ नहीं आता था। पर मुझे लगता है कि हाँ, कि मैं अब ताकतवर हो सकता हूँ। और डिमोनिक कल्ट में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी लगता है, मैं वहाँ जाकर उसमें पढ़ सकता हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर, जो कि कहता है मैं तुम्हें सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए भेजा था, पर बाकी के 5 मर गए। और वो बंदा हंसता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा सा भी सेंस बना रहा है? और वही असैसिन जो प्रिंस च्योल को मारने गया था वो उससे कहता है मुझे लगता है कि किसी ने उसकी मदद करी थी। प्रिंस मूकियम चिल्लाकर कहता है तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम मेरा नाम ले सकते हो? मूकियम बोलता है मैंने तो उसे बहुत हल्के में ले लिया था, पर मुझे लगा नहीं था कि वो इतना होगा कि उससे कोई बचा लेगा। मैंने उसे गार्ड को भी देख लिया था, पर कोई उसको छुपकर उसको बचा रहा है मरने से। मूकियम बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें डिमोनिक एकेडमी आने से पहले ही मार दूंगा प्रिंस च्योल। और हमारा अगला सीन प्रिंस च्योल की ओर दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैं इतना नर्वस क्यों हूँ। सुबह हो चुकी है और अपनी खिड़की खोलता है और कहता है ये दिन है जब मैं एकेडमी में जाऊंगा। च्योल अपनी खिड़की से देखता है कि गार्ड जेंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। च्योल अपने मन में कहता है अच्छा होता अगर मैं गार्ड जेंग की डैगर टेक्निक को सीख लेता। प्रिंस च्योल कहता है कि नहीं, जब से मेरी मॉम मरी हैं तब से उन्होंने बोला है कि मैं एकेडमी में जाने से पहले मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, और अगर मेरे को उन 6 क्लैन के लोगों ने देख लिया तो वो मुझे अकेला छोड़ देंगे। और अचानक सिस्टम प्रिंस च्योल के मन में कहता है कि मास्टर, क्या आपको गार्ड जेंग की टेक्निक अच्छी लगी? प्रिंस च्योल दंग हो जाता है और कहता है क्या तुम दूसरों के मूवमेंट को भी स्कैन कर सकते हो? सिस्टम कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर तुम गार्ड जेंग की सारी मूवमेंट्स को स्कैन करके मेरे माइंड में गेड़ दोगे? और सिस्टम कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही बनाया है कि मैं दूसरों के मूवमेंट को स्कैन कर लेता हूँ और मैं आपके ब्रेन में उस मूवमेंट को गेड़ सकता हूँ। च्योल सिस्टम से कहता है क्या ये सही रहेगा हम बिना परमिशन के गार्ड जेंग की मार्शल आर्ट को कॉपी कर लें? और प्रिंस च्योल तभी कहता है कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि मुझे आगे क्या सोचना चाहिए, और मुझे अपने आप को बेहतर करना ही पड़ेगा और परफेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस मार्शल आर्ट को सीखूंगा। और च्योल सिस्टम से कह देता है कि उसे जल्दी स्कैन करो, और सिस्टम कहता है कि अभी स्कैन होना शुरू हो गया है। तकरीबन आधे घंटे बाद सारा स्कैन हो जाता है और सिस्टम कहता है कि सब कुछ स्कैन हो गया है। कुछ समय बाद सब कुछ प्रिंस च्योल के माइंड में चले जाता है। प्रिंस च्योल कहता है कि इस बार पहले से बेहतर था। प्रिंस च्योल अचानक हंसने लगता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रिंस च्योल अपने हाथ में एक डैगर लेता है और कहता है गार्ड जेंग की डैगर स्किल, लगता है मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे एक व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि गार्ड जेंग उसे पता ना कर पाए कि मैं उनकी टेक्निक को कॉपी कर रहा हूँ। और खिड़की लगाने के बाद वो गार्ड जेंग की स्किल को परफॉर्म करने लगता है, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह जैसे गार्ड जेंग ने सीखी थी। और जब प्रिंस च्योल उस स्किल को परफॉर्म कर लेता है तो सिस्टम कहता है मुझे आपकी बॉडी को उस स्किल के साथ एडजस्ट करने दीजिए और तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो।
और सिस्टम कहता है, क्या तुम उस मसल को पाना चाहोगे जो तुम्हारी इस स्किल को करते समय तुम्हें कोई हानि ना पहुंचाए? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और प्रिंसिपल कहता है, मेरे पास पहले से एक मसल ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं इसे क्यों लूं? अचानक फिर प्रिंसिपल के पूरे शरीर में दर्द होता है। प्रिंसिपल कहता है, मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अचानक मेरे साथ ये क्या हुआ? बताओ मशीन, बताओ नैनो मशीन। सिस्टम इस बात को एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल को और कहता है कि अभी तक तुम्हारी बॉडी पूरी डेवलप नहीं हुई है कि तुम इस स्किल को परफॉर्म कर सको, इसलिए तुम्हारे मसल्स में पेन हुआ था। प्रिंसिपल कहता है, क्या तुम मुझे इसे सिंपली वे में बता सकते हो? सिस्टम बोलता है कि यूज़र के हिसाब से लेवल बताया जा रहा है लैंग्वेज का। प्रिंसिपल कहता है कि लैंग्वेज का लेवल ये क्या है? और उसके बाद सिस्टम बोलता है, मास्टर मैं आपको आसानी भाषा में बताता हूँ कि जैसा कि आप मानते हो कि आपके ब्रेन ने उस पूरी स्किल को मतलब सीख लिया है, पर आपकी बॉडी उसके लिए एडजस्ट नहीं हुई है। अगर आप स्किल को परफॉर्म करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा और आपकी बॉडी ख़राब भी हो सकती है। और अगर तुम अपनी बॉडी मसल्स को ट्रांसफॉर्मेशन करा लेते हो इस स्किल के हिसाब से, तो तुम इस स्किल को आराम से यूज़ कर सकते हो। और प्रिंसिपल कहता है, तुमने अभी समझा तो दिया पर ये अभी मुश्किल है समझना। और जो ये सिस्टम है वो बोलता है, मैं क्या आपके लिए इस लैंग्वेज को पूरे लोअर पर ले जाऊं जिससे आप आसानी से समझ सकते हो? और जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि नहीं बेवकूफ़, मैं ये कह रहा था कि मुझे समझ तो आ रहा है पर ढंग से पूरा समझ नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर बातचीत के बाद नैनो मशीन प्रिंसिपल की मसल्स को उसके हिसाब से डेवलप कर देती है, पर उससे जो प्रिंसिपल होता है अपने बेड पर बेहोश हो जाता है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जैंग पर, जो कि सब्जियां काट रहा होता है। और गार्ड जैंग कहता है कि 5 साल बीत चुके हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुक करा था पर अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कुक बन चुका हूँ। तभी हमें प्रिंसिपल की मदर को दिखाया जाता है जो कि जैंग से कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे की रक्षा कर सकते हो? जैंग इन्हीं बातों को सोच रहा होता है और अचानक वो सोचता है कि अभी तक मैंने प्रिंसिपल को तो उठाया ही नहीं है। और जैंग अचानक आके प्रिंसिपल के दरवाजे को खटकता है और कहता है, क्या आप ठीक हो? और वहाँ पर प्रिंसिपल बेहोश हुआ होता है और जैंग आकर उसकी पल्स चेक करता है और कहता है, इनकी पल्स नॉर्मल है पर ये ऐसे क्यों है, क्या हुआ इनके साथ अचानक? तभी उसकी नज़र फर्श पे पड़ती है जहाँ पर उसके फुटप्रिंट्स देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। और वो कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक वाली बात है जो सीखने के लिए मुझे 20 साल लग गए। प्रिंसिपल ने तो सिर्फ 2 साल मुझे लगातार देखा था, वो तो इनको वो मास्टर कर चुके हैं, मेरे से भी अच्छा वो कर लेते हैं अब तो ये वीडियो ख़त्म हो गई है और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। मैं न्यू भी हूँ तो मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं आती, मेरे से जैसे हुई मैंने ऐसे कर दी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना। मैं पार्ट 2 ले आऊँगा 1 घंटे की, अगर हिम्मत हुई तो मैं आगे करूँगा आपके लिए। तो उसी के साथ बाय बाय, टाटा। Yeah, I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any failure. Started out and shelter in the storm. I'm hiding in the blue.